हाय एवरीवन। आप लोग को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं साइंस का वीवीआईपी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पेपर में पूछा गया है। क्योंकि ये हर बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है जो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप लोग पेपर में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और इसको आप नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको पास करा देगा 100% एक ही वीडियो में, और नोट्स भी अच्छे तरीके से दे देगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है हम लोग का पहला क्वेश्चन। किसी किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक, या रासायनिक समीकरण क्या है? ऐसे क्वेश्चन या पूछेगा। देखिए 2020, 22, 23, 24, 25 में पूछा गया है। जब अभिकारक व उत्पादों के परमाणुओं की संख्या समान हो। अब अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं? ये होता है अभिकारक होता है इन दोनों साइड के प्लस वाले साइड को कहते हैं अभिकारक। इसको जो चीज इन दोनों से मिलकर बनता है उसे कहते हैं उत्पाद। यानी कि इन दोनों के परमाणुओं की समान हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। जब इन लोगों का परमाणु क्रमांक क्या होगा? समान होगा, इधर भी और इधर भी, तो उसे ही संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। देखिए तो इसको संतुलित अगर हम लोग करें तो यहाँ पे Mg1 है, इधर Mg1 है, इधर O2 2 है, ये 2 है तो इधर भी 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको करना है, यहाँ पे मत करिएगा नहीं तो संतुलित नहीं होगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप करिएगा गुणा। तो देखिए 2O हो गया, लेकिन इसके चक्कर में Mg भी 2 हो गया तो इसको भी हम लोग 2 कर लेंगे। अब ये संतुलित हो गया। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। इसलिए अभिकारकों व उत्पादों का परमाणु द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। यानी कि अभिकारक और क्या उत्पादों के परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, तभी वह क्या कहलाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। अतः रासायनिक समीकरण संतुलित करना आवश्यक है, तभी वह क्या कहलाएगा? संतुलित कहेगा। अब क्षार देखेंगे तो वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं वे क्षार कहलाते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जितने भी क्षार होंगे वे क्षारक होंगे, किंतु सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं। जितने भी क्षारक होते हैं वे क्षार नहीं होंगे। इस बात पे ध्यान रखिएगा तो क्वेश्चन यहाँ से 1 नंबर का बना देगा। तो अब हम लोग देखते हैं प्रबल अम्ल। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। कि वे अम्ल जो जल में पूरी तरह क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं और H प्लस आयन देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? प्रबल अम्ल कहते हैं। अब देखिए दुर्बल अम्ल। वे अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं हम लोग इसमें भी वीआईपी क्वेश्चन ही देखेंगे। ये मत देखिएगा कि सर लाइन बाइन से नहीं करा रहे हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है वही कराएंगे। देखिए प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार परतों से घिरा होता है। देखिए एक ऊपर आयत, एगो इधर एक इधर, एक साइड ए साइड और नीचे वाला ये आयतकार होते हैं। आयताकार और 2 त्रिभुजाकार, इस वाला इधर का ये वाला 2 त्रिभुजाकार स्थित होते हैं प्रिज्म में। आयताकार सतह प्रकाश को प्रवर्तित करता है। ये वाला भाग जो है इसी पर प्रकाश डाला जाता है और इसी पर क्या होता है? प्रकाश आपतित होता है। इसलिए आयताकार सतह को अपवर्तित सतह कहते हैं। 2 घेरों के बीच एक कोण बना होता है। देखिए 2 घेरों के बीच एक कोण बना है। देख लीजिए, इसलिए आयताकार सतह को अपवर्तित सतह कहते हैं। 2 घेरों के बीच एक कोण बना होता है। देखिए 2 घेरों के बीच एक कोण बना है, इस घेरे के बीच और इन कोण। एक आदर्श प्रिज्म को कोण 60 डिग्री का होता है। एक जो आदर्श प्रिज्म होता है, सबसे अच्छा वाला प्रिज्म होता है, उसके कोणों को देखा जाए तो 60 डिग्री का। ये हम लोग इसमें देखते हैं जल का उपयोग। तो जल का उपयोग हम कहाँ-कहाँ करते हैं? मत्स्य पालन में यानी कि मछली पालन में करते हैं, जल परिवहन में करते हैं, घरेलू उपयोगों में यानी कि खाना बनाने में करते हैं, उद्योगों में करते हैं, सिंचाइयों में करते हैं, कृषि में करते हैं। अब जल के स्रोत हमें
किस किस से जल की प्राप्ति होती है वो भी देख लीजिए। तो महासागरीय जल, स्थलीय जल, भूमिगत जल, ये भूमि से हमें भी जल प्राप्त होती है। स्थलीय जल भूमि के सतह पर पाए जाने वाले जल को स्थलीय जल कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जमीन पर पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं, स्थलीय जल। यहाँ वर्षा जल नदी जल व जलाशयों के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन पूछा था, जल का स्रोत और जल का उपयोग बताइए, तो यहाँ से आप बता सकते हैं। फिर से हम लोग आगे चलेंगे, तो आगे भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम लोग का। देखिए, तो मेंडल के बारे में हम लोग देख लें। मेंडल ये वैज्ञानिक थे। मेंडल का जन्म 1822 ईस्वी में हुआ था। निधन हुआ था 1884 ईस्वी में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इनका जन्म और निधन हम लिख के लेके आए हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी, गिरजाघर में हुई थी। जन्म स्थान देख लिया जाए तो ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया एक देश है और उसकी राजधानी देखेंगे तो हम लोग को क्या है, वियना है, ठीक है ना। ये वियना क्या है, ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है। अभी यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि अनुवांशिक शब्द की खोज किसने की, तो यहाँ आता है बेटसन। किसने की, बेटसन ने की। कब, 1905 ईस्वी में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आएंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोग अच्छे तरीके से देखिए, जो भी हम क्वेश्चन इसमें बताए हैं सारा क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा गया है। देखिए, आनुवंशिकता की परिभाषा बताइए, आनुवंशिकता की खोज किसने की, ठीक है। तो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होना आनुवंशिकता कहलाती है। यानी कि आनुवंशिकता का एक एक आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही, स्थानांतरित होना ही क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है, ठीक है। आनुवंशिकता के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी जीवों में समानता बनी रहती है, और आनुवंशिकता के कारण ही क्या होते हैं, हम लोग की जो समानता होती है, समानता बनी रहती है। आनुवंशिकता की खोज ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 ईस्वी में की थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाता है कि आनुवंशिकता की खोज किसने की, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 ईस्वी में की थी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग और भी क्वेश्चन आ रहा है बहुत सारा, यहाँ से तो वंशगत लक्षण क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन बना देता है कि वंशगत लक्षण क्या होता है, कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षण, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं, वंशगत लक्षण कहलाते हैं। यानी कि आपके अगर पापा का क्या हो, लक्षण अच्छा हो, बोलने व्यवहार ये सब अच्छा हो ना, तो आपके में गुण अच्छा ही जाता है। चाहे मम्मी हो, मम्मी अच्छा बोल रही है तो मम्मी का भी गुण जाता है उनकी बेटी में, और पापा का गुण क्या जाता है उनके लड़के में। तो ये आनुवांशिक लक्षण होते हैं। देखिए, यहाँ से मेंडल ने अपने आनुवंशिकता के प्रयोग किस पादप पर किया था, तो मटर के पादप पर। जो मेंडल वैज्ञानिक थे, जो ऑस्ट्रिया देश के थे, उन्होंने मटर के पौधा पर ही उन्होंने प्रयोग किया था। अब यहाँ से भी क्वेश्चन बनाता है कि मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पाइसम सटाइवम। यहाँ से क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। अब देखिए, और भी क्वेश्चन है कि लक्षणों की वंशागति के मेंडल का योगदान बताइए, कि लक्षणों को वंशागति का योगदान, यानी कि मेंडल ने क्या योगदान दिया, इसके बारे में उन्होंने क्या क्या किया, ठीक है ना। तो मटर का वैज्ञानिक का नाम पाइसम सटाइवम था। मेंडल ने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे पौधे तथा बौने पौधे को लिया। मेंडल ने अपने प्रयोग में लगभग 1900 मटर के पौधे पर अध्ययन किया। अध्ययन से जानकारी, यानी जानकारी प्राप्त किया, पढ़ा, उसके बाद से उसका क्या किया, जो 18 वर्ष तक चला, 8 वर्ष तक ये सब अध्ययन उनके बारे में पढ़ा, तब खोज की, ठीक है ना। ऐसे ही किसी चीज़ पे एथी नहीं मिल जाता है, ठीक है ना। जब अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तभी अच्छे तरीके से नंबर आएगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने मटर के 7 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। वह समय काल सन 1857 से 1865 ईस्वी तक था।
जिसके अंतर्गत उन्होंने कठिन परिश्रम किया। फिर उन्होंने अपने सिद्धांतों को नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सभा में रखा। ठीक है, अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि क्वेश्चन पूछा गया है, मेंडल ने आनुवंशिकता प्रयोग में मटर का पौधा ही क्यों क्यों चुना। ये सोचने वाली बात है। क्यों नहीं और भी ऐसे चीज़ें थे जिनको वो चुनाव कर सकते थे, क्यों मटर का पौधा ही चुना, उसके बारे में तो जानना जरूरी है ना। क्यों मटर का पौधा, आलू का पौधा भी था, और भी कुछ चीज़ का पौधा था, उसका ले लेते हैं, चना के भी था, लेकिन मटर का ही क्यों चुना, ये तो सवाल तो बनता ही है। तो देखिए, मटर का पौधा पौधा वार्षिक पौधा है, अतः इसका जीवन चक्र छोटा होता है, यानी कि वार्षिक होता है, 1 वर्ष का होता है, और वो उसका जीवन चक्र क्या होता है, छोटा है, जिससे कुछ ही समय पर उसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया करने में सुविधा मिलती है। कि मटर का पौधा 1 वर्षीय पौधा था जिसका जीवन चक्र 1 ही वर्ष में खत्म हो जाता है, इसलिए उन्होंने मटर के पौधे पे ही प्रयोग किया। अब देखिए, मटर के पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, यानी कि मटर में द्विलिंगी पुष्प पुष्प होते हैं, अर्थात नर व मादा जनांग एक ही पुष्प पर पाए जाते हैं। मटर के पौधे में अनेक तुलनात्मक लक्षण पाए जाते हैं, अनेक कई लक्षण पाए जाते हैं। इसमें स्वपरागण की क्रिया पाई जाती है। ठीक है, इसमें कृत्रिम पर परागण द्वारा संकरण कराया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन, मटर का पौधा कितने वर्ष का था, तो 1 वर्षीय पौधा है। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग चुंबक के बारे में। चुंबक के बारे में कुछ देख लेते हैं कि चुंबक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चुंबक एक ऐसा धातु होती है जो लोह, निकल, कोबाल्ट आदि धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। आकर्षित का मतलब खींचती है अपनी ओर। अब देखिए चुंबक के गुण के बारे में, तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, एक होता है उत्तरी ध्रुव तथा एक होता है दक्षिणी ध्रुव। जैसे एक ये चुंबक है और ये चुंबक के क्या होंगे, 2 ध्रुव होंगे, एक होता है नॉर्थ, एक होता है साउथ, इन्हीं को बोला जाता है 2 ध्रुव होते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। जैसे 2 चुंबक ले लिया जाए, 2 चुंबक, तो अगर समान ध्रुव रहेंगे, यन यन ए, यानी कि नॉर्थ नॉर्थ एक साइड रहेंगे, तो एक दूसरे को क्या हटेंगे, पीछे हटेंगे, सटेंगे नहीं। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि कोई और है, जैसे एक है ये चुंबक, ये है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, ये विपरीत ध्रुव वाले हैं, इसलिए वे क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, सटते हैं एक में। ठीक है, चुंबक हमेशा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव में स्थित होता है। कोई भी चुंबक ले लीजिए और उसको इस तरह लटकाइए, तो वह हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में दिशा के पता चल जाता है कि वह उत्तर की ओर और दक्षिणी ध्रुव की ओर स्थित होता है। चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसा कोई भी चीज़ जो चुंबक से सटता हो, वह क्या करता है, चुंबक वह अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाते हैं गुण के बारे में। उसके बाद से हम लोग देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र। क्या देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, जैसे एक है चुंबक है ना, तो चुंबक के जितने इतने इतने दूर के क्षेत्रों, चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र, ठीक है ना, ठीक है, इतना इतना दूर का, ठीक है। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसे उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अगर यहाँ पे कोई अगर चुंबक रख दिया जाए और इसके क्षेत्र में रख दिया जाए, तो ये अनुभव किया जा सकता है कि चुंबक वो क्या कर सकता है, खींच सकता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसे बी से लिखा जाता है। यह एक सदिश राशि है और इसका मात्रक टेस्ला पर वेबर मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनाएंगे, तो आप लोग याद रखिएगा कि चुंबक का मात्रक क्या होता है, टेस्ला पर वेबर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ओम के नियम के प्रतिस्थापना, यहाँ से भी क्वेश्चन पर बनाता है। तो कोई भी नियम ओम के नियम का पालन तब तक ही करता है जब तक कि चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई,
अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ताप तथा अपवर्तित करती है। अगर लंबाई वही रहे और अनुप्रस्थ काट की तार की लंबाई वही रहे, ताप वही रहे, तभी वह नियम का पालन करेगा। नहीं तो अगर उसमें और अलग से तार जोड़ देंगे तो वह क्या होगा, ओम के नियम का पालन नहीं करेगा। अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को सदैव समांतर क्रम में जोड़ते हैं। जैसे ए हो गया आप लोग का, ये हो गया, क्या हो गया आप लोग का, एक परिपथ हो गया। तो परिपथ में क्या करते हैं हम लोग कि अमीटर क्या हो जाएगा, सदैव श्रेणी क्रम में ऐसे जुड़ जाएगा। अमीटर ऐसे जुड़ जाएगा। लेकिन जब वोल्ट मीटर को जोड़ना होगा तो हम लोग का वोल्ट मीटर ऐसे जुड़ेगा। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, सदैव समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। फिर से आ जाइए कार्बन के बारे में। कार्बन से ही क्वेश्चन बनाते हैं लोग कि कार्बन के परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 2 और 4 होता है, 2 का 4। 72 कोष में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब देखिए कार्बन के अपरूप, कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, पहला होता है हीरा, दूसरा होता है ग्रेफाइट, तीसरा फ्लोरीन तथा चौथा काजल, उसके बाद से पांचवा राख और कालिख तथा छठवा चारकोल होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब देख लीजिए कुछ हीरा के बारे में कि हीरा क्या होता है। ठीक है, हीरा यह एक रंगहीन पारदर्शी पदार्थ होता है। इसका रंग नहीं होता है कि लाल होता है कि पीला होता है, और एक पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब होता है कि आर पर, जिसके आर पर देखा जा सके। इसको अत्यधिक चमक एवं उच्च अपवर्तनांक के कारण होती है। ठीक है ना, इसका उच्च अपवर्तनांक होता है। यह काफी भारी तथा अत्यधिक कठोर होती है। ठीक है ना, भारी भी होती है और क्या होती है, वह कठोर होती है। यह विद्युत का कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक, इसमें करंट नहीं जाता है। और यहाँ से भी क्वेश्चन बना देता है कि हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो याद रखिएगा 2.42। ठीक है ना। अब देखिए ग्रेफाइट के बारे में कुछ चीज़ें कि ग्रेफाइट यह भूरे काले परभासी पदार्थ है। यह हीरे से हल्का, मुलायम, चिकना तथा फिसलनशील होता है। यह विद्युत का चालक परंतु ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है। इसमें करंट जा सकता है। ग्रेफाइट की किस में भरा होता है, तो पेंसिल का जो काला काला नोक होता है वही ग्रेफाइट है। उसमें क्या करेंगे, बिजली चला जाएगा अगर करंट देंगे तो, लेकिन अगर उसको गर्म करेंगे ना तो वो गर्म नहीं होगा। ठीक है ना, आप लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हैं, लाइन वाला मत कीजिएगा, बता रहे हैं तो। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के बारे में देख लीजिए। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो एल्केन समूह होता है, एल्केन समूह को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तथा एल्कीन तथा एल्काइन समूह जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनाते हैं। और एल्केन का सूत्र याद रखिएगा, CnH2n+1, और एल्कीन का ये याद रखिएगा CnH2n, और एल्काइन का याद रखिएगा CnH2n प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होता है, -1 होता है। आप लोग सही से इसको याद रखिएगा। अब आते हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे भी है। देखिए इसमें हम लोग आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से आज समझाने वाले हैं। अच्छे तरीके से इसमें से आप लोग बना लीजिए और बिल्कुल 100% आप लोग क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। बस एक ही वीडियो बस अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखिए समवयता, यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वे यौगिक जिनके गुणसूत्र समान होते हैं लेकिन भौतिक एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समवयता कहलाते हैं। तथा यह परिघटना समवायवी
कहलाती है। ठीक है ना। जैसे देख लेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के मतलब क्या हो गया, मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट हो गया। तो सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा तो ब्यूटेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी कार्बन क्या है, 4 ही है, लेकिन देखिए इसका नाम अलग है क्योंकि ये जुड़ गया है। तो इसको 1 2 3 4 4 गो है, नहीं इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए आप लोग, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है। तो 1 2 3 आई 4 है, लेकिन इसका नाम क्या है, अलग है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अलग से जुड़ा है। तो 1 2 3 4, तो हाई जो है ग्रुप है इसको बोलते हैं मेथिल, और जो है ये 1 2 3, तो ये प्रोपेन हो गया है। सिंगल बॉन्ड है इसलिए प्रोपेन, और 2 पे लगा है तो इसलिए 2 मेथिल हो गया है। ठीक है ना। अब यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है, द्विविखंडन क्या है। ठीक है ना। द्विविखंडन क्या है, तो इस पे टिप्पणी लिखिए। तो आप लोग को क्वेश्चन बनाता है, जनन की इस विधि में जीव 2 बराबर भागों में विभाजित होता है। कि इस विधि में यानी कि जनन की इस विधि में जीव 2 बराबर, यानी एक ही जीव रहेगा और 2 बराबर भागों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है एवं 2 नए जीवों का निर्माण करता है। और 2 नया जीव क्या कर लेता है, बना लेता है। एक किसमें होता है, अमीबा में और लेशमानिया में। देखिए ये अमीबा है, एक जीव है, ये क्या किया, टूट गया, 2 भागों में टूट गया और ये अलग अलग जीव बना लिया। ऐसे करते हैं लोग। ठीक है ना। तो आप लोग पेपर में ऐसे ही लिख दीजिएगा आंसर, और ऐसे ही डायग्राम बनाकर आइएगा। अब आता है यहाँ पे वीवीआईपी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुकुलन विधि। इस पे भी टिप्पणी लिखने के लिए आता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको कर लीजिएगा। देखिए मुकुलन विधि, इस प्रक्रिया में जनन कोशिका पर एक उभार उत्पन्न होता है। जो कोशिका होती है उस पे क्या होता है, उभार होता है। देखिए यहाँ पे उभार हुआ है, जिसे मुकुल कहते हैं। ये उभार हुआ है, इस पे इसे ही क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। यह मुकुल धीरे धीरे बड़ा होकर अपने मातृ कोशिका से अलग होकर स्वतंत्र पादप बना लेता है। और यही मुकुल क्या होता है, ये क्या होता है, स्वतंत्र, ये अलग होकर क्या होता है, अलग क्या कहते हैं, मातृ कोशिका एक नया पौधा बन जाता है। ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे। और आगे चलते हैं, निषेचन के बारे में देखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक संगठित होकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, निषेचन कहलाता है। जिसमें नर युग्मक और मादा मिलकर क्या बनाते हैं, मिलकर वो युग्मनज का निर्माण करते हैं। अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मुख्य फोकस, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। दर्पण ले लीजिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है ना। ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। ठीक है। क्या कह रहे हैं हम लोग, परिभाषा ए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर में पूछा जाता है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण जिस बिंदु से गुजरती या गुजरती हुई प्रतीत होती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। यानी कि देखिए यहाँ से इसके समांतर एक मुख्य फोकस से होकर रेखा गुजर रही है, और ये जो आती है इसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। अब यहाँ पे आती हुई प्रतीत होती है, अवतल दर्पण में से यहाँ से जाती है और यहाँ से टकरा कर जाती है, लेकिन कुछ परछाइयाँ इधर दिखाई देती हैं। तो आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें और अच्छे तरीके से आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय